हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे 10वीं कक्षा का ढेरों सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, 92 कटेगा 4 मरतबे और 115 कटेगा 5 मरतबे, तो इस प्रकार से 4/5 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है और 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में यदि हमें परिमेय संख्या लिखना हो तो हम अनगिनत यानी अनंत परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, शांत होने के लिए आसान सा तरीका है कि उसके अभाज्य खंड के हर में 2n × 5 यदि m आता हो तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पे यदि आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे दिया गया 15/1600 और जब हम 1600 का गुणनखंड करेंगे तो ओनली 2 आएगा और जब 2 आ रहा है तो जाहिर सी बात है शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या गुणनखंड में आएगा तो अशांत हो जाएगा, और केवल 2 और केवल 5 आएगा और उसके अलावा कोई अन्य संख्या भी आ जाएगा तो भी आपका अशांत हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए, शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फा × बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला c/a होता है। अब देखिए, c के बदले में यहाँ पे a दे रखा है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे और a के बदले में d दे रखा है तो हम यहाँ पे d लिखेंगे। इस प्रकार से अल्फा × बीटा यानी c/a का मान a/d होगा और a/d ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद भी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जब हम इसका परिमेयीकरण गुणांक निकालेंगे ना तो जितना क्वेश्चन में आपका दिया गया है उतना ही आपका आंसर होगा, क्योंकि √18 के नीचे जाहिर सी बात है 1 छिपा होगा। जब गुणनखंड करेंगे तो √18 से गुना करना होगा, √18 से भाग करना होगा। 18 में 18 से गुना करेंगे तो ये केवल 18 बचेगा और रूट में बचेगा 18। फिर आपको परिमेयीकरण करना होगा यानी 18 गुने √18 और नीचे करना होगा √18 से। तो इससे क्या होगा कि हल करने के बाद फिर से आपका √18 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक कितना हो जाएगा, तो √18 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या का डेफिनेशन परिभाषा जान लीजिए कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावे कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। तो इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यदि a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, r का जो मान यानी शेषफल का जो मान होता है वो b यानी भाजक के मान से छोटा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, r < b। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम ही संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए, बी और सी सभी के सभी अपरिमेय संख्या है।
लेकिन डी में देखिएगा तो √5 से √5 कटेगा तो प्राप्त संख्या 6 हो जाएगा, और 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 का शून्यक क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो x² को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे और 12x के बदले में हमें करना होगा 7 × 5 = 35, तब ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7x लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7x और प्लस में लिखना होगा 5x। इससे क्या होगा कि 7 × 5 = 12 भी हो जाएगा और 7 × 5 = 35 भी हो जाएगा, है ना जी। अब दोनों में x को कॉमन हम करेंगे तो यहाँ पे x + 7 हो जाएगा, यहाँ से हम 5 को कॉमन करेंगे तो ये भी x + 7 हो जाएगा। अब ये दोनों वाले संख्या को हम लोग एक साथ लिखते हैं, यानी x + 5 को एक साथ लिखेंगे और x + 7 को भी एक साथ लिख देंगे। आप सभी को बता दें कि जब x + 5 = 0 तो x बराबर ये -5 हो जाएगा। अब x + 7 = 0 तो x बराबर -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आ रहे होंगे कि दोनों स्थिति में x का जो मान आया है वो माइनस में आया है। जब माइनस में आया है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ऋणात्मक होगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √x और 1 का वर्गमूल तो 11 होता है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। बी में दिया गया √x और 96 और इसका भी वर्गमूल 14 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन डी में दिया गया 289, इसका वर्गमूल 17 होता है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन सी में दिया गया √27, ये आपका परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका कोई भी एक पूर्ण संख्या या परकीय संख्या वर्गमूल नहीं होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्य क्या हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5y², ये जो -25 आप देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर +25 हो जाएगा। यदि आप y² बराबर लिखेंगे 25 तो 5 गुना में है तो भाग में हो जाएगा और ये 5 मरतबे कट जाएगा। y पर से यदि आप स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में 5 पे रूट आ जाएगा, यानी +√5 और -√5 आंसर होगा। और +√5 -√5 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस में होता है अल्फ़ा × बीटा। तो हम क्या करेंगे, x² - अल्फ़ा + बीटा का मान यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 इसके साथ x लिखेंगे। अल्फ़ा × बीटा का मान -40 दे रखा है तो -40 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब x² - 3x - 40 होगा और x² - 3x - 40 ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4, 2x + 4y = 8 का क्या हल होगा। तो हम a1/a2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, b1/b2 करेंगे तो यानी 2/4 कट के ये भी 1/2 हो जाएगा, c1/c2 करेंगे 4/8 तो ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि a1/a2 है, बराबर में b1/b2 है और बराबर में है c1/c2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जब भी कोई युग्म समीकरण a1/a2 = b1/b2 बराबर में c1/c2 के आते हैं तो इस समीकरण का अनगिनत नहीं बल्कि अनंत हल होता है। अगला सवाल कहता है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो b का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप b का मान ज्ञात कर लीजिएगा, आसान तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा। अगला सवाल कहता है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये आप सभी को हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे। और अर्धवृत्त का कोण जब समकोण होता है तो ये जो समकोण का कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए अर्धवृत्त का कोण का जो मान हो जाएगा वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 के है तो मूल वास्तविक मूल है या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना जी, ये होगा आपका ऑप्शन डी, यानी b² माइनस 4ac और लेस देन 0 यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना होगा। तो हम अल्फ़ा बीटा का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। ए से ए हटा देंगे तो -b/c हो जाएगा। अब देखिए b का मान कितना है क्वेश्चन में, तो b का मान कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे और b का मान भी माइनस में है तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस a हो जाएगा। और c का मान कितना है दोस्तों, तो -6 है तो -6 लिखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -1/6 होगा और -1/6 ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको बनाते कैसे है। कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 4, 11, 18 डॉट का 21वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले ए का मान लिख लीजिए जो कि 3 दिया गया है ना जी। उसके बाद में आपको डी निकालना होगा। इसका फार्मूला a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 1 बराबर ये 3 हो जाएगा। 21वां पद यानी एन का मान 21 दिया गया है तो आप करिएगा a प्लस 20 डी कर दीजिएगा। ए का मान हो जाएगा 3 प्लस 20 गुने डी का मान, देखिए ये आपका -3 दिया गया था तो माइनस लिखेंगे और डी का मान कितना निकला था 4 में से, यानी 4 3 7 हो गया है तब -3 और 4 3 होता है 12, 7 का 21 यानी 210 हो जाएगा। अब क्या कीजिए इसे बना लीजिएगा तो 137 इसका आंसर आ जाएगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 137 होगा। अगला सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए सबसे पहले आसान तरीका जान लीजिए, कोई भी चर यदि रूट के अंदर हो तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। कोई भी चर बटा में दिया गया हो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत करने के बाद प्राप्त ऑप्शन ये होगा जो कि सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 80, 76, 72 डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा तो आपको एन का फार्मूला का यूज करना होगा जो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। an का मान यहाँ पे 0 है, a का मान 80 है, n का मान नहीं मालूम है चूँकि n तो ज्ञात करना है और d का मान 76 में से 80 बचेगा तो -4 होगा। तो देखिए आपका माइनस इधर 80 हो जाएगा और माइनस जो गुना 4 है तो भागा 4 हो जाएगा, इधर n-1 होगा तो 20 × 80 ये 20 मतलब कटेगा, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इधर बचेगा n। तो 20 और 1 होता है 21, यानी n का जो मान आएगा ना वो 21 आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो 21वां पद शून्य हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 1 से लेकर 20 तक का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।